आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28 4.28 से। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। देखिए क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड and energy of activation 60 kilojoule mole inverse at what temperature would K be 1.5 into 10⁻⁴ second inverse। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में जो ए प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जो है वो 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है 60 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमको बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं पहले हिंदी में पढ़ दूं। देखिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ए उत्पाद के विघटन के लिए के का मान यानी दर स्थिरांक का मान 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है तथा संकरण ऊर्जा का मान 60 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो किस तापमान पर रेट कांस्टेंट के का मान 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो एक बात आप दिमाग में रख लो, आर्हीनेस इक्वेशन से हम क्या जानते हैं? आर्हीनेस इक्वेशन से हम ये जानते हैं रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दर स्थिरांक के का मान तापमान के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा हम तापमान बढ़ाते जाएंगे दर स्थिरांक के का मान भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि हम आर्हीनेस इक्वेशन का यूज़ करके, आर्हीनेस समीकरण का यूज़ करके हम इसके टेम्परेचर को फाइंड करेंगे। अब आर्हीनेस इक्वेशन क्या होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं डियर। ये देखिए, ये है आर्हीनेस इक्वेशन, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.33 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, T1 टेम्परेचर कम होता है T2 से, तो K1 की वैल्यू भी K2 से क्या होती है? कम होती है। तो याद रखना आप कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल रहा होगा कि हमको टेम्परेचर तो फाइंड करना है मगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में ही हमको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो दूसरा टेम्परेचर फाइंड करना है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक के की वैल्यू ये गिवन है और एक के की वैल्यू ये गिवन है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन K1 है कौन K2 है? तो सिंपल सी बात है, K2 हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? K1 से। अब आप देखिए यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आप पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा यहाँ पर? 4500, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा? 15000। तो नेचुरली ये ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोलेंगे K2 और ये हो जाएगा डियर क्या? K1। तो चलो देखो जरा, यहाँ पर K1 हमारे पास कितना है? 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। K2 कितना है डियर? 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। T1 हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो हम उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 283 केल्विन। और दूसरा T2 फाइंड करेंगे, पहले केल्विन में, बाद में उसको डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेंगे? हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट करके बताता हूँ आपको। देखिए ये है फार्मूला, K2 यहाँ पर डियर कितना है? 1.5। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा लॉग, अब K2 की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। फिर K1 की जगह कितना आएगा यहाँ पर?
K1 की जगह आएगा 4.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4.5 इंटू 10⁻³ ये लिख दिया। ठीक है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी हमको कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमको दी हुई है यहाँ पर 60 किलो जूल मोल इनवर्स। तो याद रखना जब हम टेम्परेचर को फाइंड करते हैं तो उस समय हम एक्टिवेशन एनर्जी को जूल मोल इनवर्स में पुट करते हैं। तो अभी किस में है वैल्यू, किलो जूल मोल इनवर्स में है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, जूल मोल इनवर्स में। तो 1000 का क्या करेंगे, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस में, 60 में। तो यहाँ देखिए, वैसे तो यहाँ लिख ही दिया मैंने, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल मोल इनवर्स, इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट कर दिया हमने ई ए की जगह पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ और यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2.303। आर की वैल्यू तो डियर आपको पता ही है, आर गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है। ये देखिए 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये देखिए जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब T2 तो डियर फाइंड करना है, तो T2 हमने ऐसे लिख दिया। T1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 283, तो यहाँ 283 लिख दो। फिर T1 इंटू T2 है ना, तो T1 आपको पता है कितना, 283, तो 283 इंटू T2 तो 283 T2 ये आ गया। ठीक, इतना आने के बाद अब आप क्या करोगे, 1.5 इंटू 10⁻⁴ में 4.5 इंटू 10⁻³ का जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इतना 3.33। ठीक है, ये तो आपको पता है क्या 60,000 हो ही जाएगा, ये देखिए, है ना। ठीक, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप एक काम कर सकते हैं, 2.33 का 8.3143 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा इतना, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 19.1478, ये इतना मिलेगा आपको। ठीक है, 19.1478 ये आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर T2 माइनस 283 T2 ये ऐसा कैसे आ जाएगा, ये देखिए ऐसा कैसे आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए log 3.33 का अगर आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पर लॉग टेबल में तो इतना आंसर आएगा 0.5228, ये इतना आएगा लॉग टेबल में। ठीक है, आपको पता है लॉग टेबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा, इतना आपको देखना तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आप इस 60,000 में 19.1478 का आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इतना 3133.5, ये आपको इतना मिल जाएगा। बाकी ये वैल्यू ऐसी कैसे लिख लिया आपने, फिर आपने क्या किया, इस 3133.5 को आप इसके अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, अपॉन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू ऐसी कैसे आ गई, ये देखिए। फिर आप क्या करेंगे, देखिए 283 T2 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और अपॉन में तो ये आएगी ऐसे कैसे, तो देखिए हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5228 इंटू 283 का मल्टीप्लाई कर दो पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा 147.95। फिर इसमें हम इसका डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 3133.5 का। ठीक, और ये T2 माइनस 283 ये ऐसा कैसे बचेगा, क्योंकि आपको पता है 283 T2 था, तो 283 T2 को आप इधर लेकर गए, है ना, ये देखो, तो यहाँ T2 माइनस 283 बचा था। ठीक है, फिर आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये इतना आ गया। फिर इसमें आपने इसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू तो ऐसी कैसी आएगी, लेकिन जब इसमें आप डिवाइड करोगे इसका तो देखिए आपको मिलेगा इतना, यहाँ देखिए 0.0471 T2 इक्वल टू T2 माइनस 283 है ही। आपको पता है ये वैल्यू भी T2 है, ये इतनी वैल्यू T2 माइनस 283, फिर यहाँ पर ये वैल्यू T2 है। तो माइनस 283 में T2 तो है नहीं, तो इसको आप इस तरफ ले आओ ताकि T2 एक साथ हो जाए। तो ये इस T2 के साथ जब आप इस वैल्यू को लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, ये देखिए आ गया। इसमें भी T2 है, इसमें भी T2 है, तो T2 क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 0.0471। अब 1 में जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इतना आ जाएगा।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा डियर, ये इतना आ गया। अब आपको पता है कि T2 फाइंड करना है, तो 0.9529 को आप इसके अपॉन में ले जाओ, आप अपॉन में ले गए इसके, ठीक है, और इक्वल टू T2 हो गया। जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 296.9 केल्विन इक्वल टू T2 आ जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम माफ करना 297 केल्विन लिख सकते हैं। भाई 296.9 है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 297 केल्विन लिख सकते हैं। तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 297 केल्विन आ गया। अब लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसके आंसर को हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम T2 इक्वल टू 297 में 273 माइनस कर देंगे। जब 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा इतना, ये देखिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही है आंसर, क्या, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो इस समय हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.17 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90 with half life of 28.1 years. If 1 microgram of SR90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में SR90 निकलता है और उस SR90 का हाफ लाइफ पीरियड होता है 28.1 ईयर, यानी 28.1 ईयर। अब यहां पर ये देखिए कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो न्यूली बॉर्न बेबी कैल्शियम की जगह पर वो अगर 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि न्यूली बॉर्न बेबी की जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम की जगह पर 1 माइक्रोग्राम SR90 एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो 10 ईयर के बाद कितनी क्वांटिटी बचेगी या फिर 60 ईयर के बाद कितनी क्वांटिटी बचेगी, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हिंदी में देखें, हिंदी में इस तरह से देखिए, नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु काल वाला एक उत्पाद SR90 होता है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम SR90 नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचयन से हानि न हो तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु काल वाला एक उत्पाद SR90 होता है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम SR90 नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचयन से हानि ना हो, यानी मेटाबॉलिकली वो रिलीज ना हो, तो इसकी 10 ईयर एवं 60 ईयर बाद कितनी क्वांटिटी रह जाएगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से मैं समझा दूं, एक नवजात शिशु है जो न्यूली बॉर्न बेबी है, वो उसकी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब न करके 1 माइक्रोग्राम SR90 को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपको बता दूं कि उसका हाफ लाइफ पीरियड 28.1 ईयर है, तो 10 ईयर और 60 ईयर बाद उसकी कितनी क्वांटिटी वहाँ पर बचेगी। ठीक डियर, अब आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इसका फार्मूला पता है, K इक्वल टू 2.33 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A। आपको ये वाला फार्मूला दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर A नॉट, यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी उन्होंने, 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, अगर आप 10 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर A को हम मान लेंगे X माइक्रोग्राम, और अगर हम 60 ईयर की बात करेंगे तो इनिशियल तो वही रहेगा 1 माइक्रोग्राम, मगर यहाँ पर रहेगा Y माइक्रोग्राम।
अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप ये देखिए कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो के इक्वल टू 2.33 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये और ये आपको पता है, टी भी आपको पता है, मगर आपको के का नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको उसने पहले ही कह रखा था कि हाफ लाइफ पीरियड कितना दे रखा है 28.1 ईयर। इसका मतलब आपको अगर के निकालना है तो के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 0.693 एंड टी एंड हाफ। तो टी एंड हाफ कितना दिया है 28.1 ईयर, तो 28.1 ईयर आप लिख दो। जब डिवाइड करोगे इसमें तो आपको इतना आंसर मिलेगा। के की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.0247 ईयर, ये आपको के की वैल्यू इतनी मिल गई, ठीक है। अब फार्मूला तो ये है आपके पास, इस के की जगह पर आप इस वैल्यू को लिख दो 0.0247 आपने लिख दिया तो आपको ये मिल गया। ऊपर 2.303 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब आपको पहले 10 ईयर के लिए निकालना है तो टी की जगह पर आप 10 वर्ष 10 ईयर लिख दो। लॉग इनिशियल वैल्यू 1 माइक्रोग्राम, क्योंकि आप 10 ईयर के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर जो ए है वो लिखेंगे आप x माइक्रोग्राम, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे x को फाइंड करेंगे, x को ज्ञात करेंगे, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर 0.0247 इसमें आप 10 ईयर का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में 2.33 को नीचे ले आओ। ये देखो 0.0247 इसमें 10 अपॉन में 2.33 लॉग 1 अपॉन एक्स बचेगा, ये बच गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 0.1072। तो लॉग 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0.1072 हमें मिला। आपको पता है यहाँ पर लॉग है, ठीक है। अगर यहाँ से लॉग हटाओगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा एंटी लॉग, तो ये देखिए एंटी लॉग 0.1072 ये इतना आ गया। अब आपके पास एंटी लॉग निकालना है किसका, इसका। तो जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे डियर आप, तो वो होता है इतना 1.280। आपको करना कुछ नहीं है, एंटी लॉग निकालना बहुत इजी है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं एंटी लॉग मैंने कैसे निकाला है, शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। और बुक के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और फिंगर पे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0.1072 है तो इसका एंटी लॉग डियर इतना होगा 1.280। अब 1/x इक्वल टू 1.280 होता है। आपको करना क्या, x निकालना, तो x को इधर ले जाओ, 1.280 को नीचे ले आओ तो 1 अपॉन 1.280 हो जाएगा। अब इस 1 में आप 1.280 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.781 माइक्रोग्राम। तो ये x की वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है। आपने ये x फाइंड किया है, ये x जो फाइंड किया है आपने, ये आफ्टर 10 ईयर यानी 10 वर्ष के बाद इतनी क्वांटिटी उसकी बचेगी। अब आपको सिमिलरली 60 ईयर के लिए निकालना है ना। ये देखो ना 60 ईयर, क्योंकि 10 ईयर तो निकाल लिया आपने, अब 60 ईयर के लिए निकालना है। तो फार्मूला फिर से वही होगा कि इक्वल टू 2.33 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो टी अब यहाँ क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल 1 माइक्रोग्राम रहेगा और यहाँ पर अब हम लिखेंगे y माइक्रोग्राम, ठीक है। के की वैल्यू तो यही रहेगी 0.0247, ठीक है। बस चलो आप जब इसको पुट करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह से ये एक फार्मूला मिल जाएगा आपको। वैल्यू पुटिंग के बाद आपने वैल्यू पुट कर दी जैसे मैंने बताया आपको। अब क्या करेंगे आप, इसमें इस 60 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 2.33 का, तो लॉग 1 अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। लॉग यहाँ से हटाओगे तो इधर एंटी लॉग आ जाएगा, तो अब एंटी लॉग निकाल लो किसका, इसका एंटी लॉग निकालेंगे डियर कितना आएगा 4.40। अब आपको y निकालना है तो y को इधर ले जाओ, 4.40 को नीचे ले जाओ। अब इस 1 में 4.40 का डिवाइड करोगे आप तो इतना आएगा 0.227। आप चाहें तो 0.228, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ से मैं फिर समझा देता हूँ, 1 अपॉन वाई एंटी लॉग 0.6435 है, एंटी लॉग निकाल लेना है इसका, वो इतना आएगा। अब 1 अपॉन वाई इक्वल टू इतना है, आपको तो y चाहिए
तो y को इधर ले आओ, 4.40 को नीचे ले आओ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब 1 में डिवाइड कर दो इसका, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, या फिर इतना आ जाएगा। तो ये y है, y मतलब आफ्टर 60 ईयर इतनी माइक्रोग्राम जो है वैल्यू बचेगी, किसमें? उस न्यूली बॉर्न बेबी में। तो आफ्टर क्या हो जाएगा ये? 60 ईयर, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।